हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेई एंड एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस पर्पज से समझ सकते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए। तो अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज। तो मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होती है एक अर्ध तरंग दिष्टकारी का, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का। ऑप्शन अगर आप देखिए तो 40.6, 81.2%, 88 यानी 88%, 100%। क्या करेक्ट आंसर होगा तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वह होती है 40.6%। ठीक है, 40.6% होती है। और जो हम इफ़िशियंसी निकालते हैं किसी भी चीज़ की, ध्यान से देखना इसका एक्सप्लेनेशन, कि जब भी हम किसी चीज़ की इफ़िशियंसी निकालते हैं तो आउटपुट अपान इनपुट, तो दिष्टकारी का इनपुट जो होता है वो क्या होता है एसी, और आउटपुट पे आपको क्या मिलता है, आउटपुट आपको मिलता है डीसी। ठीक है, तो जो इफ़िशियंसी होगी वह होगी डीसी आउटपुट पावर अपान एसी इनपुट पावर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हम निकालेंगे इसका, तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट पावर जो होगी आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल अपान एसी में हम आरएमएस वैल्यू को यूज करते हैं। ध्यान रखना कि जब भी आपसे पूछे कि रेक्टिफायर का जो इनपुट होता है वह एसी होता है और वह आरएमएस वैल्यू होता है कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक, तो आरएमएस का स्क्वायर गुणे आरएल प्लस आरएफ का, यानी कि जो मतलब रेक्टिफायर है उसका और लोड रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे। तो हम जैसे ही इसका निकालेंगे तो हमारी इफिशियंसी निकल के आएगी 40.6%। ठीक है, और ये तब होगा जब आर एफ का मान आर एल की तुलना में नगण्य होता है। किस तुलना में, आर एफ का, यानी कि जो मतलब कि लोड रेजिस्टेंस है उससे जो आपका रेक्टिफायर का मतलब रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, यानी लगभग नगण्य के बराबर होना चाहिए। ओके, तो अगर फुल वेव पूछता है तो फुल वेव का 81.2% होता है, ये भी आप याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर अगर पूछे आपसे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट फोटो सेंसिटिविटी, यानी निम्नलिखित में से किस युक्ति की फोटो संवेदनशीलता उच्च होती है। क्या है, फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो वोल्टाइक सेल, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, किसका। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, किसकी हाईएस्ट फोटो सेंसिटिविटी होती है, हाईएस्ट फोटो सेंसिटिविटी। तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो कंडक्टिव सेल का जो होता है हाईएस्ट फोटो सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कि फोटो कंडक्टिव सेल की सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। जब प्रकाश की किरण किसी सेल पर पड़ती है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है एवं प्रतिरोधकता घट जाती है, जिससे वैद्युत धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है। तो फोटो कंडक्टिव सेल की जो सेंसिटिविटी है वह बहुत अधिक होती है। और ये काम कैसे करता है, जब इस पर प्रकाश की किरण इस सेल पर पड़ती है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है तो इसकी रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता जो होती है वो घट जाती है, जिससे वैद्युत धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पी आई एन डायोड इन ए रिवर्स बायस कंडीशन ऑफर्स, यानी जो पिन डायोड है वह रिवर्स बायस में आपको किस तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ऑप्शन देखिए, जीरो रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस, फाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब देखिए पी आई एन डायोड हो, पी आई एन डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो कि बेसिकली पी एन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन पी और एन दोनों साइड हाईली डोप्ड करके बनाया जाता है, हाईली डोप्ड करके बनाया जाता है। ठीक है, हाईली डोप्ड करके बनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो रिवर्स बायस हो तो उसमें हमने बताया कि डायोड जो होता है वह ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है,
ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, जबकि शॉर्ट स्विच आपका फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस की बात हो तो ये शॉर्ट स्विच की तरह बिहेव करता है। अगर शॉर्ट स्विच की तरह बिहेव कर रहा है तो रजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, और ओपन स्विच की तरह बात करता है तो आर मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कंडीशन आपसे बोला है कि रिवर्स बायस में एक ओपन स्विच की तरह भांति कार्य करेगा, यानी एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आपको ऑफर करेगा वो होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यहीं पे रिवर्स बायस की बात जगह अगर आपको फॉरवर्ड बायस बोल देता तो वहाँ पे हम बताते हैं 0 रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। ठीक है, चलिए देखिए, किसी भी डायोड के, देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी डायोड के पश्च बायस स्थिति में अनंत प्रतिरोध होता है। यानी पश्च बायस यानी रिवर्स बायस में अनंत यानी इनफाइनाइट प्रतिरोध होता है। पश्च बायस में यानी रिवर्स बायस में डायोड जो होता है ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बताया आपसे। पिन डायोड एक माइक्रोवेव स्विच होती है। पिन डायोड क्या होता है? एक माइक्रोवेव स्विच होता है। एक पिन डायोड में बहुत उच्च डोप्ड पी और बहुत उच्च डोप्ड एन के बीच इंटेंसिक अर्धचालक सैंडविच रहता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट आप याद रखिएगा पिन डायोड से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे, यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के पास अत्यधिक मोबिलिटी होती है होल्स की तुलना में, क्योंकि वे क्या है? और लाइटर, हैव निगेटिव चार्ज, नीड लेस एनर्जी टू मूव देम, एक्सपीरियंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कोलिशन आवृत्ति का अनुभव करता है। तो देखिए, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मोबिलिटी यानी कि मूव करने की जो क्षमता है वह होल्स की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं यानी हल्के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइटर यानी वेट में हल्के होते हैं, इसलिए उनकी जो मोबिलिटी है वो अधिक होती है कंपैरिजन करते हैं जब होल से। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि मोबिलिटी प्रभावी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देखिए मोबिलिटी को फॉर्मूला है, मोबिलिटी बराबर 1/m, यानी कि जो मास है उसके एंटी प्रोपोर्शनल है। यानी कि मास अगर कम है, ठीक है, मास अगर कम है तो इसका मतलब मोबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। मास ज़्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी। अब अगर हम बात करें तो होल्स का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। ठीक है, होल्स का प्रभावी द्रव्यमान यानी जो प्रभावी द्रव्यमान अगर हम बात करें तो होल्स की जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अधिक होती है। जैसे 300 केल्विन तापमान पर इंट्रिंसिक सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान वोल्ट सेकेंड होती है, जबकि होल्स की मोबिलिटी कितनी होती है? 475 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान वोल्ट सेकेंड होती है। देखिए मोबिलिटी का जो यूनिट है ना, ये भी आप याद रखिएगा, ये आपको दिया गया है, ये यूनिट कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो यूनिट आप याद रखना, क्योंकि अगर इसमें गलती करोगे, क्योंकि कभी कभी जेईई के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको यहाँ से याद रखो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ओवरलैप इन, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड किस में ओवरलैप करते हैं? कंडक्टर में, नन ऑफ दीज, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, किस में? ठीक है, यानी कि देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड वह मतलब बैंड है जिसमें आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जब कुछ एनर्जी मिलती है इनको तो ये क्या करते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड को छोड़कर कूद के चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जहाँ पे एक कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो गैपिंग होती है वह डिपेंड करती है कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर होगा तो इनके बीच यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर होगा तो गैप थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद जब कंडक्टर की बात होती है तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप आपका किस कंडीशन में करते हैं? जब वह कंडक्टर होता है। सबसे ज़्यादा गैप किस में होगा? इंसुलेटर में। सबसे कम
या फिर ओवरलैप किस में करेंगे, तो कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, कंडक्टर में कंडक्शन बैंड तथा वैलेंसी बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, किसमें, कंडक्टर में। क्लियर है। तो देखिए, ये आपका इंसुलेटर है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में लार्ज फॉरबिडन गैप, जिसको आप एनर्जी गैप बोलते हो, ये बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में स्मॉल फॉरबिडन गैप। ठीक है, एनर्जी गैप को हम इसमें बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप बहुत स्मॉल होता है, किस कंडीशन में, सेमी कंडक्टर में। लेकिन आप अगर देखेंगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि द बैंड गैप ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स कट ऑफ वेव लेंथ विल बी। एक अर्धचालक का जो बैंड गैप है वह 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका कट ऑफ तरंग दैर्ध्य होगा कितना, 0.27 माइक्रोमीटर, 0.81 माइक्रोमीटर, 0.56 माइक्रोमीटर, या फिर 1 माइक्रोमीटर। अब देखिए, इनके बीच में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, डी ब्रॉगली का जो समीकरण आपने देखा होगा, तो ईजी बराबर होता है एच सी अपान लैम्डा। ठीक है, ये डी ब्रॉगली का समीकरण है, इसी से हम तरंग दैर्ध्य को निकालते हैं, जो कि ये लैम्डा ही आपका क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और यही आपसे पूछा है। देखिए, ईजी जो है ये क्या है, ये एनर्जी गैप है, ये क्या है, एनर्जी गैप है, जबकि एच क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू आपकी 6.626 गुणे 10⁻⁻⁴ होता है। और सी जो है ये क्या है, प्रकाश की चाल है, जो कि कितना होती है, 3 गुणे 10⁸ होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ लैम्डा की जगह निकाल लेना है। तो लैम्डा की जगह आप करोगे तो ईजी यहाँ आ जाएगा, बाकी एच सी वैसे ही रख दो। तो लैम्डा एच मतलब प्लांक नियतांक का मान जो होता है वो 6.626 गुणे 10⁻⁻34 गुणे सी प्रकाश की चाल तो 3 गुणे 10⁸ अपान आपका ईजी एनर्जी गैप कितना दिया है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.602 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो ये हम रख देंगे वैल्यू। तो जैसे ये वैल्यू हम रखेंगे तो टोटल जब हम इसको मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.86 माइक्रोमीटर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, विदाउट कैलकुलेटर तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैलकुलेटर अलाउ होता है आज के टाइम में एग्जाम में, किसी भी जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यही का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको अलाउ रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। ठीक है, बाकी कठिन नहीं है, कैलकुलेशन करना बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 0.86 माइक्रोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग एट ए फंक्शन ऑफ एनर्जी लेवल। यानी ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज के लिए कौन से कार्य का उपयोग किया जाता है, गॉस के, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डायरेक्ट, या फिर कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखेंगे कि फर्मी डिराक मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं किसमें, कि जब ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज के लिए कौन से कार्य का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं फर्मी डिराक मेथड का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए, ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज के लिए फर्मी डिराक मेथड का प्रयोग किया जाता है। फर्मी डिराक पदार्थ में उपस्थित मूल इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अर्थात उनकी चालकता के लिए कितने ऊर्जा लेवल की आवश्यकता है उसको बताता है। तो फर्मी डिराक मेथड जो होता है वो आपको क्या बताता है कि उनकी यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी उनकी चालकता के लिए कितने ऊर्जा लेवल की आवश्यकता होती है, यह फर्मी डिराक मेथड आपको बताता है। जैसे चालकता है यानी चालक है, तो चालक में जो ऊर्जा लेवल की मात्रा होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो कुचालक यानी इंसुलेटर में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऊर्जा लेवल की मात्रा। ठीक है, और ये जिसकी वजह से हम लोग इसको डिवाइड कर पाए हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक में, वह मेथड आपका है फर्मी डिराक मेथड। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है,
आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है सिलेक्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सिलिकॉन। सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 11.7, 10, 0, 35 कितना होता है? तो जो सिलिकॉन का परावैद्युत स्थिरांक होता है वह 11.7 होता है। ये याद करने की चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा कि सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 11.7 होता है। सिलिकॉन गहरे भूरे रंग का अधातु पदार्थ होता है। इसकी क्रिस्टल संरचना कार्बन के समान होती है। ठीक है, इसकी क्रिस्टल संरचना किसके समान होती है? कार्बन के समान होती है। और इसका गलनांक जो है 1414 डिग्री सी होता है। एक सिलिकॉन का जो गलनांक होता है कितना होता है? 1414 डिग्री सी, तथा परावैद्युतशीलता 11.7 से 12.5 तक होती है। इसके बीच में आपकी वेरी करती है। अब देखिए आगे जर्मेनियम के बारे में लिखा है कि जर्मेनियम के बाद यह दूसरा सबसे उपयोगी अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम के बाद सबसे उपयोगी जो अर्धचालक है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो होती है वो 14 होती है, यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 14। तथा इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को संयोजन बंध से चालन बंध में लाने के लिए, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिलिकॉन, अगर आपने सिलिकॉन मटेरियल यूज किया है तो जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं उसको बैलेंसी बैंड से यानी संयोजन बैंड से चालक बैंड यानी कंडक्शन बैंड में लाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वह होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए अगर सिलिकॉन यूज किए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी? तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जर्मेनियम अगर बात करेंगे तो जर्मेनियम जो होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़, इसे आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और आपको याद नहीं रहता तो आप कर नहीं पाते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इन ए पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन द चार्ज आर, यानी पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों तरफ के आवेशों की वजह से विभव बाधा उत्पन्न होता है। ये आवेश हैं, ठीक है, यानी पीएन जंक्शन में दोनों आवेशों की वजह से क्या होता है? विभव बाधा यानी पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है। यह किसके कारण है? यानी कि यह आवेश क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन होते हैं जो कि पोटेंशियल बैरियर जनरेट करते हैं। ठीक है, आयंस जो होते हैं ये बेसिकली मतलब कि डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों आयन होते हैं। यानी पी टाइप में, पी टाइप को आप क्या बोलते हो? डोनर। और एन टाइप को आप क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। देखो एन टाइप में, अच्छा नहीं, एन टाइप में आप पेंटावैलेंट मिलाते हो ना, तो वहाँ पे आपको डोनर, तो सॉरी एन टाइप में आपको डोनर मिलेगा एंड पी टाइप में आपको क्या मिलेगा? एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर मिलेगा। तो इन दोनों के केस में हम क्या करते हैं कि इन दोनों से आपका क्या बनेगा? पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। ठीक है, देखिए पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों तरफ के आवेशों की वजह से विभव बाधा उत्पन्न होता है। ये आवेश निर्धारित दाता और ग्राही आयन होते हैं, यानी कि आवेश जो होते हैं डोनर और एक्सेप्टर आयन दोनों होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइवैलेंट, यानी निम्न में कौन सा त्रिसंयोजक है? बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होगा। ध्यान से देखिएगा ट्राइवैलेंट में हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम तीनों ही त्रिसंयोजक यानी ट्राइवैलेंट होते हैं। इनके द्वारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। जर्मेनियम को इंडियम द्वारा डोप करने पर प्रत्येक अशुद्धि परमाणु की एक होल उत्पन्न करती है जो इलेक्ट्रॉन मिलने पर लुप्त हो जाता है। पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें होल्स की जो संख्या है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, यानी होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर में आएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस में आएंगे? माइनॉरिटी कैरियर में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट से हम अर्धचालक के किस गुण को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर है एन टाइप का या पी टाइप का, ये तो हॉल इफेक्ट से आप पता कर सकते हो। द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी आप हॉल इफेक्ट से पता कर सकते हो। मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो मोबिलिटी आप सेमीकंडक्टर की पता कर सकते हो हॉल इफेक्ट से। इसके बाद ऑप्शन है आपका कि द एटॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, तो एटॉमिक कंसंट्रेशन आप पता नहीं कर सकते हो किससे, हॉल इफेक्ट से। हॉल इफेक्ट से आप कैरियर कंसंट्रेशन को आप पता कर सकते हो, लेकिन एटॉमिक कंसंट्रेशन को आप हॉल इफेक्ट से पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉल इफेक्ट से आप क्या क्या पता कर सकते हो। तो एन टाइप का मटेरियल है कि पी टाइप का है, तो इसको हम हॉल इफेक्ट से पता कर सकते हैं। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इसे भी हॉल इफेक्ट से पता कर सकते हैं। मोबिलिटी क्या है सेमीकंडक्टर की, इसको भी हॉल इफेक्ट से पता कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इसे आप हॉल इफेक्ट से पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अर्धचालक के परमाणु शक के अंदर गुण हॉल प्रभाव से निर्धारित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो एटॉमिक कंसंट्रेशन हम हॉल इफेक्ट से पता नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए द मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइम सेमीकंडक्टर इज। पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, होल, प्रोटॉन, नन ऑफ दिस। तो बहुत ही आसान है, मैंने अभी आपसे इसके पहले ही क्वेश्चन हमने देखा कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो किसके लिए मिलाते हैं, वो मिलाते हैं पी टाइप मटेरियल के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि जो होल्स होते हैं वो अधिक होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कम होते हैं। यानी अगर दोनों की संख्या देखें तो होल्स की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो जिसकी संख्या अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी कैरियर। जिसकी संख्या कम होती है उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो पी टाइप में हमारी संख्या किसकी अधिक है, होल्स की, तो होल्स हमारा मेजॉरिटी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी है। तो होल्स जो होता है ये क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। क्लियर। चलिए तो देखिए पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर छिद्र यानी होल्स है तथा माइनॉरिटी कैरियर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स है। पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल में धनात्मक होल्स गतिशील होते हैं तथा इनकी संख्या में स्थिर ऋणात्मक स्वीकारक आयन होते हैं। ठीक है, जो होल्स जनरेट होते हैं उनकी जगह पे एक्सेप्टर आयन आते हैं जो कि निगेटिव चार्ज रखते हैं, निगेटिव आयन रखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, इन ए सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट किसके कारण से होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वॉल्यूम ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट करंट कहाँ से आती है। देखो दो तरह की करंट होती है, एक होती है डिफ्यूजन करंट, एक होती है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किससे आती है, क्या अप्लाइड हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तब, या फिर जब हम जैसे देखिए जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो पीएन जंक्शन जो हमारा होता है, जो ये पी है ये एन है, तो एन में हमारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं यानी पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे मतलब अपने आप जाते हैं, इनको किसी भी वोल्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके कारण से जो करंट फ्लो होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट या फिर कौन सी करंट कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसी पे एक मान लीजिए कि वोल्टेज को अप्लाई कर दिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो कोई ना कोई और करंट फ्लो होती है, उसका नाम कुछ अलग होता है। दो करंट होती है, एक होती है डिफ्यूजन करंट, एक होती है ड्रिफ्ट करंट। यानी कि जिस करंट में हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उस करंट को क्या कहते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो उस टाइम भी कुछ करंट फ्लो होती है, उसे क्या कहते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा इसका, उसका करेक्ट आंसर होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ड्रिफ्ट करंट आपको तब मिलेगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, यानी जब वोल्टेज यानी बाइसिंग करोगे पीएन जंक्शन का, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है वह आपकी होती है अप्लाइड फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हमारी कौन सी करंट फ्लो होगी, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन डिफ्यूज़न करंट में याद रखिएगा, डिफ्यूज़न करंट में कभी भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज है, चार्ज का डिफ्यूजन होगा उसके कारण से जो करंट फ्लो होगी उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट में हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। और जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो हमेशा अधिक होती है डिफ्यूजन करंट से, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट ऑलवेज ग्रेटर देन डिफ्यूजन करंट। ठीक, चलिए। तो अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं तो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न धारा ड्रिफ्ट धारा कहलाती है। ठीक है, तो क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता। अब देखिए, अगर किसी अर्धचालक में आप क्या मिला रहे हो, अशुद्धि मिला रहे हो, ठीक है, उसकी डोपिंग कर रहे हो, तो अर्धचालक की डोपिंग करना मतलब क्या है, अशुद्धि मिलाना। तो डोपिंग वर्ड आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछता है, तो डोपिंग करना, डोपिंग मतलब अशुद्धि मिलाना। तो जब किसी अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता पूछा है। प्रतिरोधकता बढ़ती है घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है, क्या होगा सही आंसर। तो प्रतिरोधकता, देखिए अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक क्या होता है, वो कंडक्शन करने के लिए मतलब और अच्छा हो जाता है। यानी कि जब हम किसी अर्धचालक में यानी किसी सेमीकंडक्टर में डोप कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। उसकी कंडक्टिविटी जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती है। ध्यान समझना कि डोपिंग करना मतलब उसमें कुछ अशुद्धि मिलाना, अशुद्धि मिलाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो उसका कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो रजिस्टिविटी क्या होती है, डाउन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, अर्धचालक की जो मतलब कि प्रतिरोधकता हो घटती है। लेकिन यहीं पे अगर प्रतिरोधकता ना पूछ के चालकता पूछता तो क्या होता, बढ़ती है, तभी आंसर सही होता। ठीक है, चलिए। अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता घट जाती है एवं चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है अथवा होल्स की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द एनर्जी विच एनी इलेक्ट्रॉन प्रोसेस एट 0 केल्विन इज, यानी कि 0 केल्विन पर किसी इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल, वैलेंसी एनर्जी, एनर्जी, कंडक्शन एनर्जी। तो देखिए फर्मी लेवल वह स्तर होता है जिस पर 0 केल्विन पर किसी इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरित ऊर्जा होती है, तो फर्मी लेवल आपका कहलाता है वो। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखिए ध्यान से कि फर्मी लेवल यानी किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड गैप चित्र में उस स्तर को व्यक्त करते हैं जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की संभावना 50% होती है। यानी 0 केल्विन पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होती है वह फर्मी स्तर की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी फर्मी स्तर की ऊर्जा का मतलब कि ये जो बीच का गैप है। ठीक है, तो 0 केल्विन पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, फर्मी स्तर की ऊर्जा होती है। ठीक है, बाकी एनर्जी गैप सब में कितना कितना होता है, किस में ओवरलैप करता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए सेमी कंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू, तो सेमी कंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये क्वेश्चन हमने देखा है अभी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एलिमेंट्स हैविंग एनर्जी गैप मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्ट एस, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास एनर्जी गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, तो वह किस तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन देखिए ध्यान से कि सेमीकंडक्टर की तरह, इंसुलेटर की तरह, सुपर कंडक्टर या फिर कंडक्टर की तरह। अब जो मतलब जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरह का गैप आपको दिखाता है, तो वह बेसिकली इंसुलेटर का दिखाता है। किसका, इंसुलेटर का। यानी वे अवयव जिनका अंतराल यानी एनर्जी गैप का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो वे अवयव इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं, तथा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा अंतराल वाले अवयव अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, तथा चालकों का ऊर्जा अंतराल यानी एनर्जी गैप जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो एक एक पॉइंट को याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो सेमीकंडक्टर, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एबव मतलब एबव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंसुलेटर ही होगा।
ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर होगा, तथा 0 है तो फिर क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि द इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी रेशियो इन जर्मेनियम इज। तो जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स होल्स मोबिलिटी कितनी होती है, जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की मोबिलिटी का रेशियो कितना होना चाहिए। ऑप्शन क्या है आपका, 2:8:1 यानी 8:1, 2:1, 1.2 रेशियो एंड 1.1 कितना होता है। तो देखिए मोबिलिटी का पूछा है तो ध्यान से समझिए ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी की अधिक होती है। कभी कभी आपसे पूछता है कि कितना होती है, तो याद रखिएगा 2 गुना होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और जो होल्स की मोबिलिटी है, होल्स की मोबिलिटी से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 2 गुना होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2:1। यानी जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स होल्स मोबिलिटी का अनुपात 2:1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर है, यानी कमरे के तापमान पर इंट्रिंसिक अर्धचालक के पास क्या होता है। ठीक है, कमरे के तापमान पर। तो अगर बात करें कि कमरे के तापमान पर पूछा है तो नंबर ऑफ होल्स इज लेस देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर वह होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती, यानी वह पूरी तरह से क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। यानी उसमें जब कमरे के टेम्परेचर पे पूछेगा तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिवाइड होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कमरे के ताप पर इंट्रिंसिक अर्धचालक में होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालक वह होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के ही परमाणु हो, अर्थात शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताया आपको, ये सब चीज़ें आप याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द हॉल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, यानी हॉल प्रभाव किससे संबंधित है, थर्मिस्टर से, सोल्डर से, सेमीकंडक्टर से और कंडक्टर से, किससे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो इसके लिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाल प्रभाव चालकों तथा अर्धचालकों दोनों से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा कि जो हाल प्रभाव होता है वो चालकों तथा अर्धचालकों दोनों से संबंधित है। हाल प्रभाव से यह पता चलता है कि दिया गया पदार्थ धातु है या पी प्रकार का अर्धचालक है अथवा एन प्रकार का अर्धचालक है। आयोग ने इसमें क्या माना है, डी सही माना है, यानी कंडक्टर को माना है। हाल इफेक्ट किससे संबंधित है, तो कंडक्टर से संबंधित है। ठीक है, तो फिलहाल अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन वाला आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन आपको मिलेगा कि बोथ ए एंड बी ऐसे करके मिलेगा आपको। ठीक है, आपके टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये 2012 के आसपास का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में मिलेगा ए एंड बी वाला करके। ठीक है, बोथ ऑप्शन यानी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज, यानी बहुत लो टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है उसका व्यवहार कैसा होता है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, यानी कंडक्टर आर इंसुलेटर। देखिए बहुत कम किस पे, लो टेम्परेचर पे। अब बहुत कम टेम्परेचर है, एक ही बात याद रखिएगा कि अर्धचालक में जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे देखिए कोई सेमीकंडक्टर है, जैसे पी टाइप है या फिर एन टाइप है, पी टाइप है या फिर एन टाइप है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी कंडक्टर में अगर आप पी टाइप है या एन टाइप है तो उस कंडीशन में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि
इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो बहुत कम टेम्परेचर है। अब देखिए ध्यान से, बहुत कम टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, बहुत कम यानी लो है। टेम्परेचर अगर लो है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या एक कंडक्टर में होता है, नहीं, कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता। सेमीकंडक्टर की बात करिए, सेमीकंडक्टर होगा नहीं, तो इंसुलेटर होगा, क्योंकि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसुलेटर। ठीक, देखिए, निम्न तापक्रम पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालकों में ताप परिवर्तन पर प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है। ताप परिवर्तन से प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है, वो मैंने बता दिया कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर इज टाइम टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, यानी सामान्यतः अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से कितना गुना ज़्यादा होती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर डी 5 गुना, कितना होती है ज़्यादा। तो करेक्ट होगा 2 गुना। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि 2 गुना क्या होगी, ज़्यादा होगी। सामान्यतः अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से 2 गुना ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जंक्शन में खराबी यानी ब्रेकडाउन कब आता है। किसी जंक्शन में ब्रेकडाउन कब आता है। ऑप्शन क्या है, अत्यधिक तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत, अग्र बाइसिंग के साथ, पश्च बाइसिंग के अंतर्गत, निर्माण दोष के कारण। तो किसी भी जंक्शन में खराबी तब आती है जब वह पश्च बाइसिंग के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर आर, यानी पीएन जंक्शन के रिक्तिकरण क्षेत्र में होता है। डिप्लीशन रीजन में पीएन जंक्शन के क्या होता है, नो चार्ज, नो मोबाइल चार्ज, नो करंट, नन ऑफ दिस। क्या होता है, आपको यही बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब ध्यान से एकदम बताइए कि पीएन जंक्शन के जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं नो मोबाइल चार्ज, यानी यहाँ पे मोबाइल चार्ज कोई चल आवेश नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चल आवेश नहीं होता है किसमें, डिप्लीशन रीजन में। ठीक है, देखिए, तो पीएन जंक्शन के रिक्तीकरण क्षेत्र में कोई चल आवेश नहीं होता। संधि के पास इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के संयोग से एक आवेश रहित क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन क्षेत्र कहते हैं। डिप्लीशन का अर्थ है कि इस स्थान पर मोबाइल आवेश वाहक नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल अचल आवेश वाहक होते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में कौन से होते हैं, अचल आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द डोनर एटम इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी सामान्य ताप पर एन प्रकार अर्धचालक के दाता अणु होते हैं, कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, कैरी ए निगेटिव चार्ज, आर न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। ठीक है, सामान्य तापमान है और एन प्रकार के अर्धचालक जो कि डोनर का काम कर रहे हैं, तो उनके अणु कैसे होते हैं, कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, कैरी ए निगेटिव चार्ज। अब देखिए, आप जब भी समझोगे, ठीक है, ध्यान से समझिए कि अगर एन प्रकार का अर्धचालक है तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए, देखिए ये हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ये सिलिकॉन है, ठीक है, नहीं इसे नहीं, जैसे बीच में हमने मान लीजिए कि जो मटेरियल मिला है, मतलब एन टाइप का मतलब क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पेंटा मतलब फास्फोरस, सपोज हमने फास्फोरस मिला दिया, चारों तरफ सिलिकॉन है, चारों तरफ सिलिकॉन है और चारों तरफ से सिलिकॉन है, तो पेंटावेलेंट का जो होगा वो ये 5 होते हैं। ठीक है, ये 5 होता है, ठीक, 5। तो एक तो इससे संपर्क करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सब संपर्क कर लेंगे, लेकिन एक जो होगा ये बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा होता है, ये होता है निगेटिव चार्ज का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, निगेटिव चार्ज का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि यह दाता होता है, यानी डोनर टाइप इम्प्योरिटी होती है। डोनर इसमें मिलता है आपको। उस कंडीशन में आप देखोगे कि जब आपके पास एक कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा,
एक कैरी ए पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? यानी कि धनात्मक आवेश वाहक आएगा, धनात्मक आवेश वाहक आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? उसी तरह से पी टाइप होगा तो वहाँ पे कैरी ए निगेटिव चार्ज आएगा। जब पी टाइप की बात होगी तो वहाँ पे कैसा आवेश वाहक आएगा? तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव की बात हो रही है तो वहाँ पे यानी एन टाइप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सामान्य तापमान एन प्रकार के अर्धचालक के दाता अणु धनात्मक आवेश के वाहक होते हैं क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले अद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है तो वह अर्धचालक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार से बना अर्धचालक एन प्रकार का होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफ ए रिवर्स बायस जंक्शन आर डिस्क्राइब्ड बाई, यानी रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के कैपेसिटिव इफेक्ट इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटेंस के कारण, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, तो कैपेसिटिव इफेक्ट बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस के कारण। क्यों? क्योंकि जो डायोड है, ये मान लीजिए पीएन जंक्शन डायोड है, पी और एन, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनती है, तो इसी को हम बोलते हैं जंक्शन, क्या बोलते हैं? जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। रिवर्स बायस में जंक्शन कैपेसिटेंस यानी कि वो डी का मान जो होता है वो बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस कम होता है, और फॉरवर्ड बायस में इनके बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है तो डिस्टेंस कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाती है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के संधारित्र प्रभाव जंक्शन संधारित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी जंक्शन कैपेसिटेंस के द्वारा। जब डायोड अग्र अवनति में होता है तो इसमें एक और नया संधारित्र प्रभाव होता है जिसका कारण इस स्थिति में आवेश का रिकॉम्बिनेशन से पूर्व संधि के निकट विभिन्न ऊर्जा बैंड में अस्थायी रूप से एकत्रित हो जाना है। देखिए इसे हम क्या कहते हैं? आवेश स्टोरेज कहा जाता है। यह स्थिति तब महत्वपूर्ण होती है जब अचानक पश्च अभिनत मिलाने पर पश्च दिशा में प्रवाहित होकर पश्च धारा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डायोड में यह संधारित्र प्रभाव विसरण संधारित्र कहलाता है। ठीक है, विसरण संधारित्र कहलाता है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? एक जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला, व्हेन ए रिवर्स बायस इज अप्लाई टू ए पीएन जंक्शन इट। तो देखिए जब एक मतलब कि रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं पीएन जंक्शन पे तो क्या होगा? राइज द पोटेंशियल बैरियर, रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रिवर्स बायस की कंडीशन में आप देखते हो कि जो पोटेंशियल बैरियर बढ़ने का मतलब क्या है कि पी और एन, यानी जो ये डिप्लीशन लेयर बन रही है अगर ये बड़ी है तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो इसका मतलब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बीच में कम होगा, यानी वहाँ पे करंट का फ्लो होना कम हो जाएगा। जितना बड़ा पोटेंशियल बैरियर होगा उतना कम करंट फ्लो होगी, जितना छोटा पोटेंशियल बैरियर होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर आपका किस में ज़्यादा होगा? रिवर्स बायस में, क्योंकि उस टाइम पे डिप्लीशन लेयर आपकी बड़ी होती है, डिप्लीशन लेयर बड़ी होती है। तो याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रिवर्स बायस में? तो राइज द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? बढ़ जाता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर घट जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायसिंग में पी क्षेत्र विवर बैटरी की निगेटिव तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार मेजॉरिटी कैरियर संधि से दूर खींच लिया जाता है। इस प्रकार विभव अवरोधक बढ़ जाता है। इस क्रिया में बैरियर पोटेंशियल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और पोटेंशियल बैरियर की डायरेक्शन एक ही दिशा में कब होगी? जब रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड बायस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पोटेंशियल बैरियर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो कब होती है? वो होती है फॉरवर्ड बायस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिवर्स बायस में दोनों की डायरेक्शन एक होती है, जबकि फॉरवर्ड बायस में दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इन ए प्योर सिलिकॉन, तो प्योर सिलिकॉन में द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर। प्योर सिलिकॉन की बात की गई है। ठीक है, प्योर सिलिकॉन, द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन इक्वल नंबर्स, कंडक्शन इज ड्यू टू द देयर बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स। तो देखिए एक प्योर सिलिकॉन की बात की गई है, तो प्योर सिलिकॉन में जितने
होल्स होंगे, जितने होल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्योर की बात की गई तो दोनों बराबर होंगे। तो शुद्ध सिलिकॉन में होल्स और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में मौजूद होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लीस्ट इन केस ऑफ, यानी कि संयोजन बैंड तथा संचालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है सबसे कम किस में होता है, माइका में, प्योर सिलिकॉन में, प्योर जर्मेनियम में, इम्प्योर सिलिकॉन में। अब बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत ही बढ़िया आपको बना के दिया है। ठीक है, अब बताइए किस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपका होता है किसमें, इम्प्योर सिलिकॉन में, यानी कि अशुद्ध सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप होता है वो सबसे कम होता है। यानी अशुद्ध सिलिकॉन के मामले में संयोजन बैंड और संचालन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वह सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ओके।